नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9th क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे। आज हम इन गुणधर्मों को पूरा कर लेंगे। हमारा अंतिम गुणधर्म था, उसका हमारा अंतिम टॉपिक बनता था, वो था वैकलन। कल हमने गुणन में योग के लिए विमोचन किया था कि हमें 3 परिमेय संख्या दी गई है, वो गुणन के रूप में दी गई है। उसका हम योग के रूप में किस प्रकार विमोचन करते हैं। हम इन दोनों का आंसर निकाला और हमने देखा कि इनका आंसर सही आ रहा है या एक समान है या नहीं है। इसी प्रकार आज हम वैकलन में जो हमें गुणन के रूप में दी गई होगी संख्या, उनको हम वैकलन में विमोचन करके हम उनका हल करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी क्लासेज की ओर। हम देखते हैं कि आज वैकलन में किस प्रकार से परिमेय संख्या का विमोचन किया जाता है कि जब परिमेय संख्या गुणन के रूप में दी गई हो। आज हमारा ये गुणधर्म वाला चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा। इससे आगे आज हम उदाहरण थे उनको हम लेकर आए हैं और उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा चल रहा था वैकलन। योग हमने पढ़ लिया था। आज हम जो वैकलन था उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारा चल रहा है वह है वैकलन। योग हमने कल देख लिया था कि परिमेय संख्याओं में जो गुणन में दी गई है उनका विमोचन योग में किस प्रकार किया जाता है। आज हम वैकलन है उसमें देखेंगे कि किस प्रकार किया जाता है। तो हमें 3 परिमेय संख्या A, B और C दी गई है। A, B और C दी गई है। अगर हम इसे इस रूप में लिखें, हमें इसका ये रूप दिया गया है परिमेय संख्या के रूप में कि एक कोष्ठक B माइनस C है। तो इसका हम जब वैकलन में विमोचन करेंगे तो किस प्रकार हमारा मान आएगा। तो हम देखते हैं कि AB माइनस AC, क्योंकि ये A है, ये पहले इस B से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, फिर A है वो C से गुणा होगा, जो हमने लिख दिया। हमें अब ये देखना है कि इनका मान और इसका मान है वो एक समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनको हमें देखना है। हमारा कहने का अर्थ है कि इन दोनों का मान एक समान आना चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। तो हम देखते हैं कि इनका मान क्या एक समान है या एक समान नहीं है। तो हम देखते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं, 3 परिमेय संख्या लेते हैं और उसके अनुसार हम देखेंगे कि इसमें क्या इनका मान एक समान आएगा या नहीं आएगा, यह भी हम जांच करेंगे। तो हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं। 2/3 कोष्ठक 5/7 माइनस 4/6। तो हम ये रूप दिया गया है, पहले हम इस रूप को हल करते हैं, फिर इनको इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के बाद में इनका हम आंसर ज्ञात करेंगे। तो हम चलते हैं हमारी ओर, आगे की ओर। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो कोष्ठक के अंदर संख्या होती है उनको हम हल करते हैं। जो हमेशा कोष्ठक होता है, जो उसके अंदर जो दिया गया होता है मान, सबसे पहले उनको हल किया जाता है। उसके बाद में जो बाहर की संख्या है उसको हल किया जाता है। तो हम पहले जो कोष्ठक के अंदर दी गई है हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं हमें कोष्ठक के अंदर क्या करना है।
हमें दो परिमेय संख्या दी गई है 5/7 माइनस 4/6। हमें क्या करना है, 5/7 है, इनमें से माइनस 6/7 को घटाना है। घटाने के लिए सर्वप्रथम हमें लघुत्तम समाप्रत्यय यानी कि इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा 6 और 7 का। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 और 7 दोनों का भाग जाता हो वह कौन सी संख्या होगी। तो हम देखते हैं कि जब हम 7 का पद बोलेंगे तो वो कौन सी संख्या आएगी जिसमें 6 का भाग पूरा जाता हो। तो हम देखते हैं, अगर हम 7 के पाढ़े में देखें तो कितनी बार बोलते हैं कि उसमें 6 का भाग चला जाए। तो हमने देखा कि 42 होते हैं जिसमें 7 का भाग जाता है और 6 का भाग पूरा जाता है। कितना, 42। 7 के पाढ़े में जब 42 आएंगे उसमें 6 का भाग भी पूरा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस 7 का भाग किस में देंगे, इस 7 का भाग इस 42 में देंगे। तो कितने बार जाएगा, 7 का पाढ़ा 6 बार बोलते हैं तो हमारा उत्तर आता है 42। कितनी बार भाग गया, 6 बार। इस 6 को हम किससे गुणा करेंगे, जो ऊपर शेष बचा है 5, इनसे हम गुणा कर देंगे। माइनस आगे क्या है, 6 का भाग किस में देना है, इस 42 में। इस 6 का भाग इस 42 में देना है। तो 6 का पाढ़ा आप बोलिए, तो 6 का पाढ़ा आप 7 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 42। तो भाग कितनी बार गया, 7 बार। 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, यह बराबर है, यहाँ पर हम जो ये हमारा रूप है इसको हल करेंगे, उसका इसका मान भी हमारे इस मान के समान आना चाहिए। हम इनको हल करते हैं तो क्या आता है, हम इनको 6 × 5 कितने होते हैं, जब 6 को 5 से गुणा किया जाता है या 5 को 6 से गुणा किया जाता है तो कितना आएगा, 6 का पाढ़ा 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 30। कितना, 30। माइनस 7 × 4 कितना होता है, 7 का पाढ़ा 4 बार बोलने पर कितना आता है, 28। 7 और 28/42। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में से 30 में से 28 को घटाएंगे और इनको क्या करेंगे, इस कोष्टक है इससे बाहर निकाल लेंगे। आगे देखते हैं 2/3। जब हमने 30 में से 28 को घटाया तो कितना शेष रहा, 30 में से 28 जाने पर पीछे 2 शेष रहता है तो 2 बटा कितना हो गया, 42। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारा क्या आंसर आएगा वो हमें देखना है। इससे पहले अगर आपके गुणा में जो संख्या है, अंश और हर में जो संख्या दी गई है, अगर उनमें से किसी संख्या में किसी संख्या का पहले भाग जाता है तो आप उससे उस रूप से काट दीजिए ताकि आपको किसी भाग देने में, मान प्राप्त करने में आसानी होगी। जब हम इसमें और इसमें दोनों में 2 का भाग देते हैं, किसका, 2 का, दोनों में 2 का भाग देते हैं तो इसमें 1 बार जाता है और 42 में कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/21। क्या और किसी में भाग जा रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों में भाग जाता है। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या शेष नहीं रही है कि हम अंश और हर में भाग दे सके। तो हमारे क्या है, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 × 1, यहाँ पर 3 × 21। 2 को 1 से हमने गुणा किया तो हमारा मान कितना आया, 2। और 21 को जब 3 से गुणा किया तो 3 और 6 कितना हो गया, 63। हमारा मान प्राप्त हुआ 2/63। हमने जो पहला जो हमारा सिंपल भाषा में जो परिमेय संख्या रूप में दी गई थी गुणन के रूप में, हमने उनको हल किया। अब हम क्या करेंगे, इसका व्यवकलन के माध्यम से जो विस्तार किया था हमने, उसके माध्यम से हम इनको हल करेंगे और हम देखेंगे कि इनका आंसर क्या समान आ रहा है
या इनका आंसर समान नहीं आ रहा, हम इनको देखेंगे। तो हम जो ये 3 परिमेय संख्या दी गई है 2/3, 5/7, -4/6, हम इन संख्याओं को AB माइनस AC के रूप में पहले लिखेंगे। तो एक यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A है 2/3, यहाँ पर जो ये A है यहाँ पर A क्या है 2/3। आप यहाँ पर देख लो कि हमारा मान ये है A कोष्टक B माइनस C, तो हमारा यहाँ पर जो A है वो हमारे यहाँ है A 2/3। हमारा आगे आता है B, तो हमारे यहाँ पर B का मान कितना है 5/7, हमारा C का मान कितना है 4/6। तो ये मान है आप वहाँ पर रख दीजिए। तो B का मान कितना है यहाँ पर देखते हैं तो 5/7 माइनस A का मान कितना है 2/3, आगे C का मान कितना है 4/6, ये रहा इंटू 4/6। हमें इनको गुणा करना है, क्या करना है गुणा, फिर घटाना है और फिर हमें आंसर प्राप्त करना है। तो परिमेय संख्याओं में अंश होता है वो अंश से गुणा होता है और हर होता है वो हर से गुणा होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 2 × 5 है बटा 3 × 7 माइनस 2 × 4 बटा 3 × 6। जब 2 को 5 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 2 × 5 यानी 10 बटा 3 × 7 यानी 7 का पाटा जब 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है 7 तेरे 21 माइनस 2 × 4 यानी 8। 2 का पाटा जब 4 बार बोलते हैं तो हमारा 8 आता है। आगे है 3 × 6, 6 का पाटा 3 बार बोलते हैं तो आता है हमारा 18। आ गए। अब हमें इनका क्या लेना होगा लास्ट लघुत्तम समापवर्त्य। क्या लघुत्तम समापवर्त्य। आपको लगता है ये संख्या बड़ी हो गई और इसलिए आपको लघुत्तम लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि आपको वह छोटी से छोटी संख्या घात करनी पड़ेगी जिसमें इन दोनों का पूरा भाग जाता हो। तो आप जब बड़ी संख्या है उनको आप गुणा करते जाए और बाद में देखें कि उस छोटे संख्या का किस में भाग जा रहा है। तो 21 है, जब हमने 21 को 2 बार गुणा किया तो आता है 42, जिसमें क्या 18 एक भाग जाता है नहीं जाता। अगर हम 21 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा मान आता है 63। क्या 18 एक भाग जाता है? आप 18 को गुणा करके देख लीजिए 3 बार, तो आपको पता है 3 बार इससे किया तो 18 में 3 बार नहीं आएगा। अब 4 बार करोगे तो भी हमारा मान ये नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं 21 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या हमारा मान आएगा 4 8 इतना 84। क्या 18 के पाटे में 84 आता है? आप 18 को 5 से गुणा किया तो हमें पता है कि इतना आएगा 90, तो कि हमारा मान सही नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, फिर 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 10 से 105। क्या 18 के पाटे में 105 आता है? तो हम देखते हैं कि जब हम 7 से गुणा करते हैं तो क्या हमारा आता है मान? नहीं आता। तो हम आगे क्या गुणा करेंगे 21 को किससे करेंगे 6 से। 6 से हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 और 126। 18 को जब हम 8 से गुणा करते हैं, एक बार आप देखिए 8 से तो 64 4 6 8 6 कितने होते हैं 14 144। यह ज़्यादा के चला गया मान। अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो भी हमारा क्या आता है मान नहीं आता।
हम देखते हैं कि मान आ सकते हैं, हम गुणा करते हैं कि 7 का पाटा जब 8 बार बोलते हैं तो 7 आटा 56, 6 5, 7 और 5 कितने होते हैं 12, कि हमारा मान आ गया कि 126 ऐसा हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें क्या होगा 21 और 18 का दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। हमने देखा कि 21 का भाग 126 में 6 बार जाएगा और 18 भाग है और 7 बार जाएगा। जब 21 का पाटा 6 बार बोलेंगे तो 126 आता है और 18 का पाटा 7 बार बोलेंगे तो 126 आता है। तो हमारा आ गया 126। कितना आ गया 126। अब हमें क्या करना है, इस 21 का भाग देना है 126 में। तो हमें पता है कि 21 का भाग कितने बार जाता है 6 बार। जब 21 का पार्ट 6 बार बोलते हैं तो कितना आता है 126। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 10, ये गुणा में आ जाएगा माइनस 18 का पाटा कितनी बार बोले 18 का पाटा जब हम 7 बार बोलते हैं तो 126 आता है। तो भाग कितनी बार जाएगा 7 बार इंटू 8। हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। छः को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, माइनस 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 को 8 से तो 56 बटा 126। आप 60 में से 56 को घटाओगे तो कितना आंसर आएगा। जब 60 में से 56 जाता है तो पीछे शेष 4 रहता है, 4 बटा 126। क्या हम देखते हैं कि हमारा मान आया था यहाँ पर 2 बटा 63। हमारा मान आया था 2 बटा 63। क्या यह मान इसके बराबर है 4 बटा 26 के। अभी तक हमारा मान ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अंश और हर में एक ऐसी संख्या का भाग देंगे कि इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में 2 ऐसी संख्या हैं जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। जब हमने 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 126 में जब आप 2 का भाग दोगे तो जाएगा 63 बार। कितना 63 बार। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। जब हम 4 है इसमें 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 2, और 126 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 63। अब आप देखिए हमारा ये मान और हमारा ये मान 2 बटा 63। इस तरफ हमने देखा कि 2 बटा 63, जो कि हमारा मान है वो एक समान आ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, हमने परिमेय संख्याओं के इस प्रकार हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के गुणन में वैकलन का जब हम इस प्रकार से विमोचन करते हैं, विस्तार करते हैं, तो हम इन दोनों का मान हमें एक समान प्राप्त होता है। हमें इस प्रकार से दी गई होगी और हमें इस प्रकार से पूछा गया होगा कि इस प्रकार से आप ज्ञात कीजिए कि इन दोनों का मान एक समान है या नहीं है। तो हमें इस प्रकार से इसको हल करना है और हमें क्या करना है, इन दोनों का मान है वो एक समान लाना है। अगर इनका मान आपका एक समान नहीं आएगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत होगा। इसलिए आपको इन दोनों का मान एक समान लाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक का मान ज्ञात कर लिया और दूसरे का मान आपका चाहे गलत आया लेकिन लास्ट आंसर में आपने जो ये मान आया था वो लिख दो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है बीच में से हल करने पर आपकी गलती सामने आ जाए। कोई होता है कि इस एक को हल कर लिया, हमारा मान आ गया, अब हम इसको हल करते हैं तो हमारा मान आया नहीं, कोई गलत आ गया, कहीं पर हमने गुणा भाग जोड़ बाकी की, वहाँ पर कोई हमारी गलती हो गई और अंत में हमारा मान सही नहीं आया। तो हम अंत में क्या करते हैं, उस गलत मान की जगह जो हमारे पीछे मान आया है उसी मान को वहाँ पर लिख देते हैं
कि देखने में दोनों का मान क्या लगेगा, एक समान लगेगा। इस प्रकार की आप गलती कभी मत कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे आपकी प्रश्नावली के उदाहरण। आज तक हमने परिमेय संख्या से संबंधित बहुत टॉपिक पढ़े हैं इन क्लासेज में। पीछे हमारी 9 क्लासेज हो चुकी है, ये 10वीं क्लासेज है। यहाँ तक हमने आज तक बहुत ही टॉपिक पढ़े हैं परिमेय संख्याओं के, और 9 क्लासेज में हमने परिमेय संख्याओं का संपूर्ण सामान्य जानकारी थी उन पर सविस्तार से हमने चर्चा की थी। आज हम उसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण लेके आए हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आज हम उन पर फिर से जो हमारे पीछे हमने जो पढ़ा है उन पर हम फिर से मंथन करेंगे कि वो जो हमने 9 क्लासेज में हमने पढ़ा है, पीछे हमने 9 क्लासेज में जितना पढ़ा है आज से हमारा वो दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जिस प्रकार से प्रत्येक सवाल को हल करेंगे उसी प्रकार से जो हमने पीछे पढ़ा है वो हमारा काम आएगा कि हमने कौन सी जगह पर किस तरीके से कौन सा टॉपिक हल किया था और कौन सा नियम लागू होता है, यह भी हमें सीखना और याद रखना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि आप इन जो पीछे की 9 क्लासेज हैं आप उसके प्रत्येक टॉपिक को गहराई से पढ़िए ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप जो पीछे 9 क्लासेज हुई है आप उनको सविस्तार अध्ययन करके आप फिर जो अगले क्लासेज है उनको हल कीजिए। तो चलते हैं आपकी पुस्तक के पहले उदाहरण की ओर। हम देखेंगे कि आपका पहला उदाहरण क्या कहता है। हम चलते हैं हमारे पहले उदाहरण की ओर। हम देखते हैं कि आपका उदाहरण जो उदाहरण नंबर 1 है वो आपका क्या कहता है। आपकी पुस्तक में जो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, जो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है उसमें आपको दिया गया है एक बार में आपको कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि 3/7 प्लस कोष्टक -6/11 कोष्टक प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा -8/21 प्लस 5/22। आपका जो पहला उदाहरण है आपकी पुस्तक का वो ये कहता है कि आपको जो पहला उदाहरण है वो ये कहता है कि आपको एक परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्या के रूप में आपको संख्या 4 संख्याएं दी गई है, उसके साथ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगे हुए हैं। आप इन संख्याओं में आपको जोड़ना और घटाना है। तो हमने पीछे इनका जोड़ और व्यवकलन करना परिमेय संख्याओं का सीधे रूप से भी हमने सीखा था और हम उनको हल करते हैं। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम जो कोष्टक के अंदर है उसको हम चिन्ह से गुणा करके, जो हमने पीछे चिन्ह देखे थे कि माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, और इस प्रकार से जो हमने जो चिन्ह अध्ययन किए थे उसके
ज़रूरत हमारे यहाँ पर पड़ेगी। तो पहले संख्या हमारे 3/7, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो यहाँ पर आएगा माइनस 6/11। आगे क्या है प्लस इंटू माइनस यानी माइनस 8/21 और प्लस 5/22। अब हम इनको हल करेंगे कि ये कैसे होएगा। हमारे अगली प्रोसेस आती है कि हम इनका क्या लें, लघुत्तम लें। क्या लें, लघुत्तम। तो ये बड़ी सी क्या है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि आपको लघुत्तम लेने में। इसलिए आप क्या करोगे, आप जो ये दो बड़ी संख्या है 22 और 21, आप इनको गुणा कीजिए। आप इनको क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। 22 इंटू 4 और 2 6 642। अब आप देखिए कि इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग तो 22 का भाग जाएगा, उसमें 11 भाग चला जाएगा। पीछे हमारे क्या रहा 7। हम देखते हैं कि इन संख्या में 7 का भाग जा रहा है या नहीं। तो हमने देखा कि पहली बार जाएगा 42 यानी 6 बार, पीछे रहेगा 4, फिर 42 यानी 2 छक्का 64 बार हमारा 7 का भाग चला जाएगा। तो इन 462 में 7 का भाग 66 बार, 11 का भाग, 21 के भाग और 22 के भाग, इन तीनों का भाग जा रहा है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 462। अब हम 462 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार, 66। क्योंकि आप देखिए आप 7 का भाग दोगे तो 6 बार 42, फिर 42। ये देखो 66 इंटू 3 माइनस 11 है। इस 11 का भाग आपको देना है इस 462 में। तो कितनी बार जाएगा, पहला चला जाएगा 4 बार, पहला 4 बार, तो 44 पीछे क्या रहा 2 22 यानी 2 बार। तो 42 माइनस इंटू 6, आगे क्या है 21। 21 के भाग कितनी बार जाएगा, 22 बार। आप देख लीजिए भले 22 बार जाएगा कि क्योंकि 2 है नहीं 42 और 2 42 माइनस 22 बार इंटू 8 माइनस प्लस 21 इंटू 5। क्योंकि 22 का भाग है और 462 में कितनी बार जाएगा, 21 बार, इसलिए 21 इंटू 5। अब आपको इन सब को क्या करना है, गुणा करना है। 3 को 66 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कीजिए कि 18 1 18 1 19, 6 3 18 1 18 1 19 माइनस आगे है 42 और 6 को गुणा कीजिए तो 2 1 कितना आएगा, 24 1 25 है, 252 है। आगे कितना है 22 इंटू 8 है। 8 को 22 से आप गुणा करोगे, 22 को आप 8 से गुणा करोगे तो 6 1 और 7 है, 176 आ जाएगा। आगे है 21 को 5 से गुणा करोगे तो 5 और 10, 21 का पाड़ा 5 बार बोलने पर 105 आता है बटा 462। अब आप क्या करोगे, जो धनात्मक संख्या है पहले आप उनको जोड़ लो और जो ऋणात्मक संख्या है उनको अलग से जोड़ लो। फिर आप जो धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है वो आप घटा दो। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी धनात्मक है, 198 है वो धनात्मक है और 105 है वो धनात्मक है। तो इनको जोड़ते हैं तो 8 5 कितने होते हैं, 13, 1 0 1 और 303 हमारे आंसर आते हैं। माइनस जो हमारी ऋणात्मक संख्या वो 101 तो 252 है, दूसरी है वो है 176 है, 176। तो 8 2 1 और 4 428 आ गया कितना
जो हमने धनात्मक संख्या थी 198 और 105, इनको जोड़ा तो हमारा आंसर आया, जोड़ आए 303। जो ऋणात्मक संख्या थी 252 और 176, तो इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 428। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 428 में से प्लस का 303 घटा दो तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पर 1 2 रहा, 2 और 1 कितना 125। वो 125 किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 428 है, तो हमारा चिन्ह कौन सा आएगा, -125/462। हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा ये क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को क्रम विनिमयता या जो अन्य नियम थे, हमने गुणधर्म पढ़े थे, उनसे भी आप अलग तरीके से हल कर सकते हो। जो आपके बुक में दिया गया है, आप देख के आप समझ सकते हो कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमने तो इस प्रकार के जो पीछे उदाहरण लिए थे नियमों में, उन पर हमने चर्चा की थी कि हम इनको किस प्रकार से क्रम परिवर्तन करके इनको हल करेंगे तो हमारा आंसर किस प्रकार आएगा। आप चाहे किसी भी प्रकार से कर लेना, लेकिन आपको आंसर यही मिलेंगे। आप जो आपको आसान लगे, हमने गुणधर्म इसलिए पढ़े थे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में जो आसान से आसान आपको लगे उस नियम को अपनाएं, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो और सही हो। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन करें तो आपको उसमें वो नियम, वो गुणधर्म अपनाएं, जिससे आपका क्या हो, क्वेश्चन सरल और आसान हो जाए। तो दोस्तों आज हमने पहला उदाहरण पढ़ा और हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म भी इसके साथ पूरे कर लिए, और हम आगे के जो हमारे उदाहरण हैं, हम अगली क्लासेज में इन पर हमेशा, आज से कल से हमारा जो उससे आगे हमारी प्रश्नावली आ जाएगी। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हम हल करते जाएंगे और साथ साथ में जो हमारे गुणधर्म हैं उन पर पुनः विचार करते जाएंगे। तब तक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस क्लासेज को शेयर करें, और अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो और आप खुश रहे।